नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम इससे पहले ईएसआई एक्ट के चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक देख चुके हैं। चैप्टर 5 का बेनिफिट पार्ट हम कर रहे थे, जिसका एक मुख्य पार्ट हो चुका है। आज उसके कुछ जनरल सेक्शंस हैं, आज हम उसे देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जनरल पार्ट का सबसे पहला सेक्शन। जनरल पार्ट में सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या कहता है? सेक्शन 60 कहता है बेनिफिट नॉट असाइनेबल और अटैचेबल, यानी पेमेंट ऑफ एनी बेनिफिट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल और असाइनेबल, यानी जो बेनिफिट का पेमेंट होगा वह पेमेंट किसी और को ट्रांसफर या असाइन नहीं किए जा सकते। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले बेनिफिट की बात कही गई। बेनिफिट में कौन सा? जो कैश बेनिफिट होते हैं। कैश बेनिफिट, कैश बेनिफिट जो आईपीज को मिलते हैं, जैसे सिकनेस बेनिफिट, टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट या मैटरनिटी बेनिफिट इत्यादि। इस तरह के जो भी बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट इत्यादि, इस तरह के कोई भी पेमेंट जो है वो किसी और को ट्रांसफरेबल नहीं होगा, किसी और को दिए जाने के लिए वह मांग नहीं कर सकता है, पहला। दूसरा पॉइंट कहता है नो सच कैश बेनिफिट पेएबल अंडर दिस एक्ट शैल बी लिएबल टू अटैचमेंट और सेल इन एक्सक्यूशन ऑफ एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, यानी कि उसके पास जो भी कैश बेनिफिट मिलता है उसके लिए बाद में अटैचमेंट या सेल का प्रावधान नहीं है। ये था हमारा सेक्शन 60। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी बेनिफिट ट्रांसफरेबल नहीं है, किसी और को असाइन नहीं किए जा सकते। यह था सेक्शन 60। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 61। सेक्शन 61 कहता है बार ऑफ बेनिफिट्स अंडर other enactments, यानी when a person is entitled to any of the benefits provided by this act, यानी ईएसआई एक्ट के अधीन किसी बेनिफिट को लेने के लिए वह इंटाइटल है, then he shall not be entitled to receive any similar benefit admissible under the provision of any other enactment, यानी यदि उसे ईएसआईसी से कोई मिल रहा हो बेनिफिट तो वह किसी और दूसरे डिपार्टमेंट से बेनिफिट नहीं ले सकता, वो उसके लिए एडमिसिबल नहीं होगा। यही उसके बार लगाए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 62। सेक्शन 62 कहता है पर्सन्स नॉट टू कम्यूट कैश बेनिफिट, जो भी उसे कैश बेनिफिट मिलते हैं, जैसे सिकनेस बेनिफिट, टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट इटीसी, इस तरह के बेनिफिट्स को वह कम्यूट नहीं कर सकता, यानी एक साथ लंपसम में अमाउंट नहीं ले सकता, सिवाय एक के। परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट एक है, नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू कम्यूट फॉर अ लंपसम एनी एडमिसेबल अंडर दिस एक्ट। एक्सेप्शन में पीडीबी होता है, जो परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट होता है, तो यह लंपसम में अमाउंट लिए जा सकते हैं कम्यूट करा करके उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। बाकी सारे बेनिफिट कम्यूट नहीं कराए जा सकते अंडर सेक्शन 62। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 63। सेक्शन 63 कहता है पर्सन्स नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव बेनिफिट्स इन सर्टेन केस। कुछ केस में जो हमारे आईपीज होते हैं वो इंटाइटल नहीं है कुछ बेनिफिट्स के लिए। वो कौन कौन से केस होंगे, कौन से बेनिफिट्स होंगे, उसकी चर्चा देखते हैं। नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू सिकनेस बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट, दो की बात की गई है। किस किस कंडीशन में? ऑन एनी डे ऑन विच ही वर्क्स, जिस दिन वो काम करता है उस दिन के लिए उसे सिकनेस या डिसेबलमेंट बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। दूसरा, और रिमेन्स ऑन लीव, जिस दिन वो छुट्टी पर होता है जानबूझ करके अपनी वजह से। तीसरा है ऑन अ हॉलीडे इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही रिसीव्ड वेजेज, यानी ऐसे हॉलीडेज जिसके लिए वो वेजेज रिसीव भी करते हो। नेक्स्ट है ऑन एनी डे ऑन विच ही रिमेन्स ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक वाले केस में। तो ये 3-4 कंडीशंस है कि इन इन दिनों का भुगतान उसे बेनिफिट के रूप में नहीं किए जाएंगे। तो ये था सेक्शन 63। आप यहाँ समझ रहे होंगे सेक्शंस को हमने शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए कंसाइज करके सिर्फ वर्ड्स को पॉइंट आउट किए हैं, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए प्रॉपर उस पॉइंट को सेक्शन से रिलेट करके समझा जा सके। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं
कि यदि वो लीव पर हो या काम पर हो या किसी हॉलीडे के दिन जिसके लिए उसे वेजेज मिल रहे हो या स्ट्राइक पर हो। ये 4-5 कंडीशंस है जो कि सेक्शन 63 बताता है कि उस दिन उसे कोई प्रॉपर बेनिफिट यानी सिकनेस बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 64। सेक्शन 64 कहता है रेसिपिएंट्स ऑफ सिकनेस और डिसेबलमेंट बेनिफिट टू ऑब्जर्व कंडीशंस। डिटेल देखते हैं। रेसिपिएंट्स ऑफ सिकनेस और डिसेबलमेंट बेनिफिट, जो सिकनेस बेनिफिट ले रहे हो या डिसेबलमेंट बेनिफिट ले रहे हो उनके लिए, एक्सेप्ट परमानेंट डिसेबलमेंट यानी पीडीबी को छोड़ करके। कोई सिकनेस यानी बीमारी, दूसरा डिसेबलमेंट बेनिफिट यानी किसी एक्सीडेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट इंजरी, एक्सीडेंट का मतलब एम्प्लॉयमेंट इंजरी, उसके वजह से जो सिकनेस हो रहे हो, इस कंडीशन में क्या है, स्टे उसे रहना होता है कहाँ, अंडर प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल केयर, यानी जो डॉक्टर्स बता रहे हो उनके अधीन उनके रहना पड़ता है। नेक्स्ट है अवॉइड एक्शंस दैट डिले रिकवरी, ऐसे कोई भी काम उन्हें नहीं करने होंगे जो कि उनके रिकवरी के लिए देरी लाते हों। जैसे यदि डॉक्टर ने उसे प्रेस्क्राइब किया 3 दिन रेस्ट का, तो उसे 3 दिन कंपलसरी रेस्ट करने होंगे, नहीं तो उनकी बीमारी जल्दी समय से ठीक नहीं हो पाएगी, यानी उनकी रिकवरी डिले होगी। इस तरह के कोई भी एक्शन करने से उन्हें मना किया जाएगा। नेक्स्ट है गेट परमिशन टू लीव द ट्रीटमेंट एरिया, यानी ट्रीटमेंट एरिया को छोड़ने से पहले उन्हें परमिशन लेना होगा। नेक्स्ट है अलाउ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय ऑथोराइज पर्सनल। इस तरह से ये 4 कंडीशन था कि यदि वो सिकनेस या डिसेबलमेंट बेनिफिट के पीरियड में हो तो इस टाइम इस 4 चीजों का उसे ध्यान रखना पड़ता है। यानी आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या ट्रीटमेंट एरिया छोड़ने के लिए उसे परमिशन की जरूरत होती है ड्यूरिंग द सिकनेस और डिसेबलमेंट बेनिफिट, तो यस, उसे परमिशन की आवश्यकता होती है। इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 65। सेक्शन 65 कहता है बेनिफिट्स नॉट टू बी कंबाइंड। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 में। इससे क्वेश्चन ये बने थे कि किन 2 लीव को एक साथ कंबाइन नहीं किए जा सकते हैं, तो नॉट टू बी कंबाइंड कौन कौन से हैं, सिकनेस बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट। यह 2 ऐसे लीव है यदि कोई वुमेन, यानी कोई वुमेन मतलब इंश्योर्ड वुमेन, यदि मैटरनिटी बेनिफिट ले रहे हो यानी मैटरनिटी छुट्टी पर हो, उसी टाइम वो बीमारी की वजह से भी छुट्टी यानी 2 तरह की छुट्टी का क्लेम नहीं कर सकते, अतः उसे मैटरनिटी बेनिफिट यदि मिल रहा हो तो सिकनेस बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे या अटैच नहीं किए जाएंगे, कंबाइन नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है सिकनेस बेनिफिट और टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, यह दोनों एक साथ नहीं लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक टाइम में बीमार और उसी टाइम में एक्सीडेंट की वजह से बीमार नहीं अलग अलग हो सकते, एक टाइम में एक ही तरीके से बीमार हो सकते हैं। यदि इस तरीके से हैं तो ऑलरेडी वो सिकनेस के कैटेगरी में आते हैं, तो 2 क्लेम नहीं होगा। उसका एक कारण ये भी है कि यदि किसी एक्सीडेंट की वजह से है तो उसे सैलरी का 90% मिल रहा होता है और सिकनेस 70% मिल रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं बोथ मैटरनिटी बेनिफिट एंड टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, यानी मैटरनिटी बेनिफिट और टीडीबी टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, ये भी एक साथ नहीं लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है where a person is entitled to more than one of the benefits mentioned in subsection he shall be entitled to choose which benefit he shall receive। यदि entitled है किसी 2 लीव के लिए, 2 बेनिफिट के लिए, तो वह उसे एक चूज करना पड़ेगा कि वह किसे चूज करना चाहते हैं, किस बेनिफिट को लेना चाहते हैं। यह था हमारा सेक्शन 65 कि कौन कौन से बेनिफिट है जो कंबाइन नहीं किए जा सकते हैं। आपके एग्जाम में जो पूछा गया था उसमें ऑप्शन ए, बी, सी और एक और ऑप्शन था 3, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन पूछे गए थे आपसे नॉट टू बी कंबाइंड में। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 68। सेक्शन 68 कहता है कॉर्पोरेशंस राइट वेयर अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फेल्स और निगलेक्ट टू पे एनी कंट्रीब्यूशन। इस तरह के केस बहुत सारे आते हैं, इसलिए यहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना भी है। क्या? यदि कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी कोई कंपनी का मालिक यदि अपने एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन ना ले रहा हो, यानी डिडक्ट कर ही नहीं रहा हो, या डिडक्ट करने के बाद वो पे नहीं कर रहा हो, ऐसे कंडीशन में वह आईपी, वह वर्कर इस बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या प्रावधान है ईएसआईसी में, वो देखते हैं। कॉजिंग एन एम्प्लॉय टू लूज और रिसीव रिड्यूस बेनिफिट, यानी कि यदि उसे कम सैलरी दिखाता है कंपनी
कम सैलरी दिखाएगा तो उसके सैलरी का यदि हम 70% या 90% या 80% किसी बेनिफिट का भुगतान करेंगे तो वो उसे रिड्यूस्ड बेनिफिट की श्रेणी में आएगा। जैसे यदि उसे 10,000 रुपये मिल रहे हो और उसको यदि 70% यदि एसबी पेमेंट हो तो 7,000 पर मंथ मिलेगा। यदि एम्प्लॉयर उसे 10,000 नहीं दिखा करके सैलरी उसे 8,000 ही दिखाती है तो उसका 70% यानी बेनिफिट जब मिलेगा 5,600 के आसपास मिलेगा। इस कंडीशन में उसे रिड्यूस बेनिफिट मिलेंगे। तो ये है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं कि रिड्यूस्ड बेनिफिट की कंडीशन हो या फिर लूज का मतलब हो गया कि बिल्कुल उसे कुछ ना मिल रहा हो। जैसे यदि उसे कवर्ड नहीं दिखाया गया तो उसे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इन दोनों कंडीशन के लिए क्या किया जाएगा? पे द फुल बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉयर की गलती से ऐसा हुआ है तो एम्प्लॉय को फुल बेनिफिट दिए जाएंगे एसआईसी की तरफ से, फिर भी लेकिन रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉयर से रिकवर करना पड़ेगा हमें। हम बेनिफिट उसके नहीं रोकेंगे, एम्प्लॉयर से रिकवर करेंगे। आइदर दो कंडीशन है उसके लिए। कौन कौन से? द बेनिफिट डिफरेंस पेड बाय द कॉर्पोरेशन। यदि रिड्यूस्ड हुए हैं तो द बेनिफिट डिफरेंस पेड बाय द कॉर्पोरेशन और ट्वाइस द अनपेड कंट्रीब्यूशन विच एवर इज ग्रेटर। यानी एम्प्लॉयर से हम रिकवरी करेंगे क्या क्या? जो डिफरेंस अमाउंट है वो, या फिर जो कंट्रीब्यूशन अनपेड है उसके डबल। नेक्स्ट है सेक्शन 69। सेक्शन 69 कहता है लिएबिलिटी ऑफ ओनर और ऑक्युपायर ऑफ फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्री के ओनर या ऑक्युपायर की फॉर एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट। यदि बीमित व्यक्तियों में अत्यधिक बीमारी का कारण, यानी बीमार अधिक पड़ रहे हो या ज्यादा बीमारी हो रहे हो, इस कंडीशन के लिए क्या है? कारखाने या प्रतिष्ठान में अस्वच्छ परिस्थितियां या मालिक प्रभारी द्वारा स्वास्थ्य नियमों के अनदेखी हो रहे हो। जैसे हाइजीन अच्छे से नहीं किए जा रहे हो, वहां पे साफ सफाई नहीं किए जा रही थी, इस वजह से कोई बीमारी फैलती है, या फिर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था ना हो, इस वजह से यदि कोई बीमारी फैल रही हो तो अस्वच्छ आवास या मकान के लिए मालिक की लापरवाही के कारण हो तो निगम क्या करेगी? अतिरिक्त बीमारी लाभ की राशि संबंधित व्यक्ति से मांग सकता है। यदि मामला सुलझाया नहीं जाता तो इसे जांच के लिए सरकार को भी भेजा जा सकता है। यह सिंपल था। यहाँ ऑनर और ऑक्युपायर की कुछ लिएबिलिटीज हैं इस पर। नेक्स्ट है सेक्शन 70। सेक्शन 70 क्या कहता है? रीपेमेंट ऑफ बेनिफिट इम्प्रॉपरली रिसीव्ड। क्या है? रीपेमेंट ऑब्लिगेशन क्या है? अनऑथराइज्ड बेनिफिट्स पेमेंट्स मस्ट रीपे टू द कॉर्पोरेशन। यानी यदि कोई बेनिफिट किसी को अनऑथराइज तरीके से मिल जाता है तो वह कॉर्पोरेशन को वापस किए जाएंगे। इफ द पर्सन हैज डाइड, यदि कोई बेनिफिट लेने वाला व्यक्ति बेनिफिट तो ले लिया परंतु बाद में वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन के लिए देयर रिप्रेजेंटेटिव मस्ट रीपे फ्रॉम द डिकेज्ड एसेट्स। जो डेथ किया है, जिसने बेनिफिट लिया है, उसके प्रॉपर्टी से, उसके एसेट से उसका रिप्रेजेंटेटिव इसकी भुगतान करेगा। ये था हमारा रीपेइंग ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट है वैल्यू डिटर्मिनेशन। वैल्यू डिटर्मिनेशन किस केस में होता है? जब नॉन कैश बेनिफिट लिए जाते हैं जो कि कैश के रूप में अमाउंट नहीं है तो फिक्स्ड अमाउंट नहीं होगा। जैसे यदि किसी ने मेडिकल सर्विसेज ले ली है तो मेडिकल सर्विसेज का अमाउंट कैसे तय किया जाएगा? उसके लिए हमारे पास एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होते हैं, वह उसके वैल्यू डिसाइड करेंगे। नॉन कैश बेनिफिट्स वैल्यू इज डिसाइडेड बाई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। वो अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि इन्होंने कितने वैल्यूज के सर्विसेज गेन किए हैं। नेक्स्ट है रिकवरी प्रोसेस। यदि किसी के यहाँ पेमेंट हो गया है, कैन बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू और अनरिलेवेंट लीगल प्रोविजंस। जो हमारे यहाँ जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग हम रिकवरी भी कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें थी। कब? रीपेमेंट ऑफ बेनिफिट इम्प्रॉपरली रिसीव्ड। यदि किसी को इम्प्रॉपर तरीके से बेनिफिट मिल चुका है गलत तरीके से तो उसके रिपे करने के लिए तीन कंडीशंस बताए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 71। बेनिफिट पेएबल up to and including day of death. If a person dies while entitled to a cash benefit, the benefit up to the date of death is paid to the nominee. यदि कोई सिकनेस बेनिफिट पर चल रहा था और उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह सिकनेस बेनिफिट लेने से पहले यदि उसकी डेथ हो गई है तब भी उस बेनिफिट को उसके नॉमिनी को पेमेंट किया जाएगा।
नेक्स्ट है देयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नो नॉमिनी एग्जिस्ट, यदि उसकी कोई नॉमिनी नहीं है तो कोई भी हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यह अमाउंट पेमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 72। सेक्शन 72 क्या कहता है, एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस। यह क्या है, एक्चुअली यह एम्प्लॉय के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। नॉर्मली क्या होता है, आपने खास करके देखा रहेगा रीजन्स में, जब भी महिलाएं मैटरनिटी लीव पर जाने की कोशिश करती है उस समय एम्प्लॉयर अपने काम में बाधा न पहुंचे इसलिए उसे हटाने की धमकी देता है ताकि वो जल्दी छुट्टी से लौट आए, या फिर उसके वेजेस कम कर देते हैं। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस न आए इसके लिए हमारे यहाँ से यानी ESIC से उसे कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस, इसका सेक्शन क्या कहता है, एम्प्लॉयर्स कैन नॉट रिड्यूस वेजेस और एग्जिस्टिंग सर्विसेज बेनिफिट्स, यानी वेजेस को भी कम नहीं कर सकते और बेनिफिट्स को भी ऑफ एम्प्लॉयज ड्यू टू देयर लिएबिलिटी टू पे कंट्रीब्यूशन अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट एज अलाउड बाय रेगुलेशंस। जो रेगुलेशंस अलाउ करते हैं उसको छोड़ करके कोई भी वेजेस या बेनिफिट्स कम नहीं किए जा सकते। कौन सा है, सेक्शन 72, यह एम्प्लॉय के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट यह है सेक्शन 73। सेक्शन 73 क्या कहता है, एम्प्लॉयर नॉट टू डिसमिस और पनिश एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिकनेस। यदि कोई आईपी बीमार होता है सिकनेस के टाइम पे उसे डिसमिस या पनिश नहीं किया जा सकता। देखते हैं इसका एलिबरेशन क्या है, एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिसमिस पनिश और रिड्यूस एन एम्प्लॉयज रैंक, यानी रैंक को भी रिड्यूस नहीं कर सकता व्हाइल दे रिसीव सिकनेस, मैटरनिटी और टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट्स। एनी नोटिस ऑफ डिसमिसल और रिडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड्स इज इनवैलिड। उस टाइम में यदि कोई भी उसे नोटिस भी सर्व किए जाते हैं डिसमिसल के, वो भी इनवैलिड माने जाएंगे और उसकी सैलरी कम नहीं किया जा सकता, उसे डिसमिस नहीं किया जा सकता, उसे पनिश नहीं किया जा सकता और उसके रैंक का भी रिडक्शन नहीं होगा। इस तरह से यह भी एम्प्लॉय के फेवर का चीज है, एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ये दो कौन कौन से, 72 एंड 73। तो इतना था हमारा बेनिफिट का चैप्टर। मैं विश्वास करता हूँ आगे आप यदि इस बेनिफिट चैप्टर को 2-3 बार देख लेते हैं तो इतने कम समय में इससे बेहतर रिवीजन आप कर पाएंगे ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कारगर साबित हो सके और मैक्सिमम क्वेश्चन को आप यहाँ से बना सके। यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए 1-2 बार इसे अवश्य देख लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ नए अध्याय में। थैंक यू।